नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी अंतिम चर्चाओं के दौरान हम लोगों ने हाईकोर्ट परीक्षा के दृष्टिगत एक अभ्यास सत्र का आयोजन किया था, जिसके तहत हाईकोर्ट और जीडी परीक्षा में शामिल टॉपिक्स को हम टॉपिक वाइज उनके प्रश्नों पर चर्चा अपनी कर रहे थे। तो आज उसी कड़ी में हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक महत्वपूर्ण विशेषांग तत्सम और तद्भव के साथ, ठीक है, अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो आइए समय को गंवाते ना हुए हम लोग आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और तत्सम और तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते हुए। साथियों, इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जैसे कुछ हमारे छात्रों को तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो हमारा हिंदी का सेक्शन है, इसमें आपको शब्द रचना के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो शब्द रचना के वीडियो में जाकर के कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, ठीक है, और किन्हीं शब्दों में कोई शब्द तत्सम है या तद्भव है, उसकी पहचान कैसे हम करें, तो उससे संबंधित कुछ बिंदु पॉइंट होते हैं जिनको मैंने शब्द रचना के टॉपिक में जब मैंने शब्दों का विभाजन पढ़ाया था तो वहां पर विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की थी। तो वहां पर जब हमने देखा था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो वहां पे हमने 5 प्रकार के शब्दों को देखा था, जिसमें मूल रूप से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज थे, ठीक है। तो वहां पर हमने तत्सम और तद्भव की अपनी विस्तृत चर्चा की थी और कुछ बिंदुओं को भी वहां पर आपको बताया था कि कैसे आप किसी पद में आपसे ये पहचान कर सकते हैं या आपसे पूछता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम या तद्भव की पहचान करें, ठीक है। प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं छोटे से कि, और हम लोग आज की अपनी सीरीज में देखेंगे कि ऐसे बहुत से प्रश्न आएंगे। तो देखिए, तत्सम तद्भव के प्रश्न जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार से बन जाते हैं। एक तो कोई तत्सम या तद्भव का शब्द दे करके उसका तद्भव या तत्सम पूछ, जैसे मान लीजिए कोई तत्सम दिया तो पूछ लेगा उसका तद्भव क्या होगा, या तद्भव दे करके पूछ लेगा उसका तत्सम क्या होगा। तो एक प्रश्न तो ये इस तरीके का फ्रेम हो जाता है, आपका एक प्रश्न ये हो जाता है। तो इसको तो देखकर आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न इससे संबंधित इस तरीके से बनता है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम का या तद्भव का चयन करें, ठीक है। दूसरा प्रश्न का प्रकार ये होता है कि आपसे पूछता है कि दिए गए 4 विकल्प हैं, इनमें से तत्सम का चयन करें। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 विकल्प आपके सामने एक जैसे होते हैं जो कि तद्भव के होंगे और एक विकल्प आपको तत्सम का पहचानना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे पहचानेंगे? अब सबको देखिए, सबको याद करना संभव तो नहीं है, तो क्योंकि शब्दकोश बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, तो आप पता नहीं वो कौन सा शब्द आपके सामने रख दे, कौन सा शब्द आपको दे दे। तो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए वहां पे कुछ पॉइंट्स की चर्चा मैंने की थी। मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आज जो क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको विस्तृत वहां पे पढ़ना हो, इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए हो, तो आप शब्द रचना के टॉपिक्स में जाकर के वहां से इसको देख सकते हैं और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिंक पे जा करके उसको देख करके और वहां से इन शब्दों की भी पहचान कर सकते हैं, ताकि आप जब तत्सम और तद्भव को लगाएं तो किसी प्रकार के आपके मन में संदेह ना हो, आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें, ठीक है। तो आइए आज की अपनी चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारी आज की चर्चा का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण उन्हीं प्रश्नों को लिया है साथियों, जो लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और चूंकि परीक्षा की जो घड़ी है वो नजदीक आ चुकी है, तो हम उन प्रश्नों पे सीधे सीधे उनके आंसर के साथ चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे जो महत्वपूर्ण विकल्प हैं उनको आपके सामने उनकी आपके सामने व्याख्या करते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है।
तो देखिए पहले ही प्रश्न हमारा कई परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि बारात का तत्सम रूप क्या है। अब देखिए यहां पर विकल्प ए बारात, बी बारात, सी बारात और डी बरयात्रा। तो थोड़ा सा यहां पर जरा देखने का आप प्रयास करें, थोड़ा सा देखने का अगर नजरिया आप रखेंगे तो आप उससे ही पहचान पाएंगे कि इन चारों में आपने जो शब्द सुना है। तो देखिए अब जरा यहां से इसकी चर्चा ही को ले लेते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो आपने यहां पर ये बरयात्रा शब्द को सुना है, और कुछ लोग यदि थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो बारात में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये तो वर्तनी ही अशुद्ध है। बारात कोई पद ही नहीं होता है, बारात कोई पद ही नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है बारात। ठीक, अब बारात शब्द होता है, अब आप इसमें पूछ रहा है तत्सम, तो जब वहां पे आप पढ़ोगे तो तत्सम की मैंने परिभाषा ही एक्सप्लेन की है। तत्सम की आपको परिभाषा ही मालूम हो चाहिए। एक छोटे से ओवरव्यू के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि तत्सम और तद्भव का टॉपिक है। तो क्या होता है तत्सम और तद्भव, क्या होता है तत्सम और तद्भव, इसको यहां पर देख लीजिए। हो सकता है कई प्रश्न तो आपके इस परिभाषा से ही निकल जाए। जैसे इसमें पूछा कि बारात का तत्सम क्या है, तो आपको तत्सम मालूम होना चाहिए ना, तत्सम क्या होता है। तो देखिए तत्सम शब्द जो है दो पदों तत् और सम के मेल से बनता है, तत् और सम के मेल से बनता है। और तद्भव पद जो है ये संधि पद है, ये एक संधि पद है जो कि तत् और भव की संधि के फलस्वरूप बनता है। अब बस इसकी मीनिंग अगर आपको पता चल जाए तो प्रश्न आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तत् सम का मतलब होता है, सम का मतलब है समान, सम का मतलब है समान, और भव का मतलब है उत्पन्न होने वाला, भव का मतलब है उत्पन्न होने वाला। अब किसका, तो तत् का मतलब होता है उससे या उसके, उसके या उसके, ठीक है। तो अब देखिए तत्सम का मतलब हुआ उसके समान, और तद्भव का मतलब उससे उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो मीनिंग क्या बनी कि तत्सम ऐसे शब्द होंगे जो उसके समान होंगे, और तद्भव ऐसे शब्द होंगे जो उससे उत्पन्न होंगे, उत्पन्न होंगे। अब आपको अगर इस चीज का आंसर पता चल जाएगा किसकी बात हो रहा है तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो चीजें आसान कैसे हो जाएंगी, देखिए हम लोग जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। यानी हिंदी की जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं मूल रूप से या परिवर्तित रूप में संस्कृत के शब्दों से लिए गए हैं, संस्कृत के शब्दों से लिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें उसके समान, तो यहाँ पे उसके समान यानी जहां से वो आ रहे हैं, जहां से उनका स्रोत है, जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं उसकी चर्चा हो रही होगी। और उससे उत्पन्न होने वाली यानी जहां से वो मूल शब्द है उससे परिवर्तित होने के बाद, उससे परिवर्तित होने के बाद जो बन रहे हैं ऐसे शब्द। तो अब देख लीजिए उसके समान यानी यहाँ पे उसके की व्याख्या हम कर देंगे संस्कृत से, यानी ऐसे शब्द जो किसके हों, संस्कृत के समान हो, संस्कृत के जैसे दिखते हो। ये देखिए प्रश्न हो गया आपका, ऐसे पद जो संस्कृत के जैसे, संस्कृत के जैसे दिखें, संस्कृत के जैसे दिखें, वो क्या कहलाएंगे भाई, वो कहलाएंगे तत्सम, वो क्या कहलाएंगे तत्सम। ऐसे पद जो संस्कृत के जैसे दिखे उन्हें क्या बोलेंगे, तत्सम। और जो संस्कृत से उत्पन्न हो, जो संस्कृत से उत्पन्न हो, संस्कृत से उत्पन्न हो, ऐसे शब्दों को भैया हम क्या बोलेंगे, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे तद्भव, ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे, तद्भव। अब देखें कितनी आराम से आपके सामने प्रश्न कितना सरल हो गया। इसमें आपसे पूछ रहा है बारात का तत्सम क्या है और 4 विकल्प दिए हैं। आपको मालूम है तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। अब यहां देख लीजिए संस्कृत के समान यहां कौन सा शब्द होगा, संस्कृत के समान यहां कौन सा शब्द दिख रहा होगा। तो आप 100% कह सकते हैं कि सर जी इसमें ये तो पद ही नहीं है, इसको हमने सुना नहीं है, कभी इसको हमने सुना नहीं है। तो बच रहे हैं दो में अगर देखें तो शुद्धता के दृष्टिकोण से जो हमारे सामने बार बार आया वो पद है वर यात्रा। साथियों यही इसका आंसर हो जाएगा, डी वर यात्रा। बारात का जो तत्सम रूप होता है वो वर यात्रा होता है, बारात। देख बहुत बढ़िया प्रश्न है, लिख लीजिए वर यात्रा। दूसरा, मोती का तत्सम रूप है, मोती का तत्सम रूप है। विकल्प देखिए ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विकल्प ए मोती, बी मौक्तिक, सी मुक्तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये विकल्प हट गया अपना, खत्म काम,
ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तत्सम रूप पूछ रहा है तो विकल्प एक इसमें मिल ही रहा है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, मौक्तिक। ठीक है, मोती का जो तत्सम रूप होता है वो मौक्तिक होता है, मौक्तिक होता है। ठीक है, और मुक्तक मतलब होता है मुक्त। ठीक है, मुक्तक मतलब होता है मुक्त। जैसे हम लोग मुक्तक छंद, मुक्तक काव्य पढ़ते हैं, तो मतलब जो किसी पे आधारित ना हो, जो किसी से बंधा ना हुआ हो, उसे हम मुक्तक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? मुक्तक बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द जो होगा, विकल्प देखते हैं। ए मृत्तिका, डी मट्टिका, सी मृत्तिका और डी मिट्टी। तो अगर आप लोगों ने सुना हो थोड़ा सा, तो आप लोगों ने बहुत आसानी से देखा होगा कि मिट्टी को संस्कृत में हम लोग मृत्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्तिका बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम रूप हो जाएगा मृत्तिका। बाकी के तीनों जो है वो असंगत पद हो जाएंगे। ये पर्यायवाची में भी देखे कहीं नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि वर्तनी के रूप से इनकी कोई वर्तनी है ही नहीं। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए यहां पर माटी दिया होता, तो ये एक पर्यायवाची के रूप में भी हम ले सकते थे, लेकिन यहां पर देखिए ये पद जो है सारे असंगत पद हैं, तो उसको भी कहीं पे नहीं लेंगे हम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका। अगला प्रश्न हमारा, देखिए जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था वो प्रश्न आपके सामने है। मैंने कहा कि निम्न किस्म से एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 विकल्प हैं, उनमें से एक तत्सम शब्द है, उसकी आपको पहचान करनी है। ठीक है साथियों, अब तत्सम की मैंने आपको परिभाषा बता दी। तत्सम की परिभाषा आपके सामने स्पष्ट है। तत्सम कैसे शब्द होंगे? तत्सम ऐसे शब्द होंगे जिनमें जो संस्कृत के समान दिखाई देते होंगे। पक्का? अब आप जरा ठीक से एक बार इस शब्द को पढ़ लीजिए, इन शब्दों को पढ़ लीजिए। इन शब्दों में पहला लिखा है सपूत, बी सरीसृप, और सी साकल, और डी सांझ। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर यदि पहले तो हम इस प्रश्न का आपको आंसर बताएं और उसके बाद इसकी व्याख्या बताते हैं आपको। ठीक है, और बाकी इसके विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, उन विकल्पों पे भी हम चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रश्न का पहले सही आंसर तो लगाइए, तत्सम शब्द है सरीसृप। तत्सम शब्द है सरीसृप। ठीक है, अच्छा, अब जब आप शब्द रचना में पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ाया है कि ऐसा पद जहां पर किसका ये अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हो जाए, अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों, वो लिंक पे जाकर के आप पढ़ेंगे, आपको कई उससे संबंधित 7, 8, 9 महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो तत्सम तद्भव की पहचान संबंधित मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि यहां पर वो प्रश्न दिखाई दे रहा, तो मैं सिर्फ उस बिंदु विशेष को व्याख्या कर रहा हूं, उस बिंदु विशेष की व्याख्या करके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर यदि ये क्या होता है, इसको हम जानते हैं अनुनासिक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अनुनासिक के नाम से। अनुनासिक ध्वनि जो है इसे हम हिंदी में नवीन स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीन स्वर। नवीन स्वर का मतलब क्या हो गया कि ये स्वर जो है ये हिंदी में नए स्वर के रूप में शामिल हुआ है। नए स्वर के रूप में शामिल होने का मतलब है यानी पूर्व में हिंदी की वर्णमाला के जो वर्ण है हमारी संस्कृत की वर्णमाला से आए हैं। दोनों की लिपि देवनागरी है, हम लोग जानते हैं दोनों की लिपि देवनागरी है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो कई क्या मतलब अधिकांश शब्द लगभग वर्णमाला जो है वो संस्कृत की वर्णमाला उठ करके हिंदी की वर्णमाला में प्रयोग होती है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होता है। हिंदी में होने का मतलब है उनका प्रयोग संस्कृत में पहले नहीं होता था, बाद में उनका प्रयोग हिंदी में होना प्रारंभ हो गया। और यदि ऐसी चीज है तो ऐसे शब्द जो होंगे वो तत्सम तो नहीं होंगे, क्योंकि तत्सम मतलब संस्कृत में वो प्रयुक्त ही नहीं हो रहे। अगर उन वर्णों का प्रयोग संस्कृत में नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है संस्कृत का शब्द उनसे निर्मित नहीं होगा। तो यदि किसी शब्द में इन वर्णों का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हो। अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हो तो ऐसे शब्द प्रायः भैया किसके हो जाते हैं? तद्भव के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? तद्भव के हो जाते हैं। तो देखिए 2 विकल्प तो आपके सामने बिल्कुल एकदम यहां से हट गए। 2 विकल्प यहां से हट गए कि ये दोनों तो तत्सम के नहीं है, तद्भव के। बच्चे 2
तो देखिए अब दो में से आपके सामने फिर आपको देखना, अगर मैं कहूं कि भैया सपूत और सरीसृप में आप बताओ संस्कृत से समानता दिखाता हुआ पद कौन सा है जो संस्कृत के जैसा दिखता हो, संस्कृत के शब्दों को जैसा देखा हो। आप देख करके कहते हो सर सपूत नहीं सरीसृप होगा, सरीसृप होगा, तो वही उसका आंसर भी होगा, वही उसका आंसर भी होगा। अब इनके बाकी विकल्पों को हम देख लेते हैं, बाकी विकल्पों को देख लेते हैं। जैसे सपूत है तो भैया ये सपूत शब्द जो है तद्भव का है और ये संस्कृत के सुपुत्र से परिवर्तित हुआ है। लिख लीजिए, सपूत का तत्सम जो होता है वो सपूत होता है, ठीक है, सपूत का जो तत्सम होता है वो सपूत होता है। इसी प्रकार से साकल, साकल का जो तत्सम रूप होता है साथियों वो श्रृंखला होता है, श्रृंखला होता है। साकल का तत्सम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कुछ, ठीक है, हो सकता है आपसे सीधे सीधे पूछ ले साकल का तत्सम रूप क्या है, साकल का तत्सम रूप क्या है, और ये आया भी है परीक्षा में। तो उस हिसाब से मैंने उस दृष्टि से प्रयास किया है कि विकल्प भी आपको कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में मिल जाए, और अगर मिलते हैं तो उसका तत्सम रूप क्या होगा उसको हम आपको परिभाषित करते हुए चल रहे हैं। यानी साकल जो है ये पद कैसा हो गया, ये पद तो हो गया भैया तद्भव का, तद्भव का, और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रृंखला। नेक्स्ट सांझ, सांझ पद जो है, सांझ जो है ये तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम जो होता है भैया वो होता है संध्या। क्या होता है, संध्या, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों विकल्प हमारे सामने हो गए, यानी इसका तत्सम रूप जो है सरीसृप है, बाकी तीनों तद्भव है, और इन तीनों तद्भव का जो तत्सम रूप है वो निम्नलिखित प्रकार से है, ठीक है, ये प्रकार से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार आप अनसॉल्व को जब देखेंगे तो देखेंगे अखरोट का प्रश्न कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अखरोट का तत्सम रूप है, अखरोट का तत्सम रूप है, विकल्प ए अच्छवट, बी अच्छवाट, सी अच्छोट, और फोर्थ जो है वो है अक्षयवट, अक्षयवट, ठीक है। तो साथियों यहां पर जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प सी अच्छोट। अखरोट का जो तत्सम रूप होगा वो अच्छोट होगा, ठीक है, अच्छोट होगा। अच्छा अब इसमें जो दो विकल्प है उन दो विकल्पों की चर्चा देख लीजिए, वो भी देखिए मिलते जुलते शब्द हैं तो उनको रखा भी इसी संदर्भ में जाता है ताकि आप उन प्रश्नों को देख करके आपका दिमाग भ्रमित हो, भ्रम में पड़े कि भाई यार ये पढ़ा तो था लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि अच्छोट है कि अच्छवाट है, कि अच्छोट है कि अच्छयवट है, कि अच्छयवट है कि अच्छवाट है, ठीक है। और यदि है तो किसके हैं, तो हम उसको एक साथ ही अगर पढ़ लेते हैं और जब मिलती जुलती चीज़ों को अगर हम एक साथ रख करके देखते हैं तो हमें थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अखरोट को तो हमने बोल दिया अच्छोट, अच्छोट, ये क्या हो गया भाई, अखरोट हो गया, अखरोट हो गया। अब यहाँ पर दिया अच्छयवट, अच्छयवट, तो वट मतलब जानते हो ना पेड़ हो गया, तो जाहिर सी बात है किसी पेड़ की बात करेगा, किसी पेड़ की बात करेगा। तो अच्छयवट जो होता है ना साथियों वो बरगद, बरगद का क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है, बरगद का तत्सम क्या हो जाता है, अच्छयवट हो जाता है। और साथियों ये एक बहुत बढ़िया पद है अच्छवाट, अच्छवाट, तो ये ध्यान रखिएगा अखाड़ा का अच्छवाट हो जाता है, अखाड़ा का अच्छवाट हो जाता है। ये तीनों बहुत बार पूछे जाते रहे भाई, कभी अखरोट पूछ देता है, कभी अखाड़ा पूछ देता है, कभी अच्छयवट पूछ देता है, या हो सकता है चेंज कर दे, कभी बरगद का तत्सम पूछ ले और कभी हो सकता है आपसे अखाड़ा का तत्सम पूछ ले, कभी अखाड़ा का तत्सम पूछ ले। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इस प्रकार से बदलते रहते हैं, लेकिन एक प्रकार से अगर आप ठीक से देखते हैं, अगर आप विकल्पों को देख लेते तो आप देखते हैं कि ये एक प्रकार से परीक्षा में पुनरावृत्ति ही है, पुनरावृत्ति है। एक ही शब्द की कभी भाषा बदल रहा है, कभी विकल्प बदल रहा है, लेकिन प्रश्न के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर रहा है, मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर रहा। तो इसी को हम कहते हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रायः परीक्षा में यदि आप कीन ऑब्जर्वेशन करें, पारखी नजरों के साथ पढ़ें, दिमाग के साथ पढ़ें, थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें, तो आप पहचान सकते हैं कि यह प्रश्न की पेपर में पुनरावृत्ति हो रही है, बस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। कभी कभी तो भाषा ही बदल देता है, भाषा ही बदल देता है, ठीक है। तो बस उन चीज़ों को आपको पकड़ना आना चाहिए, उन चीज़ों को आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न के आपके सारे विकल्प के साथ हम सॉल्व कर दिए, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अच्छोट। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। देखिए तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को तो कई बार तो लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि इस प्रश्न में आंसर देना क्या है। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार परीक्षा में अपीयर होते हैं तो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं कि सर जी ये तत्सम तद्भव पूछ रहे हैं, तो यहाँ तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि तत्सम तद्भव का जोड़ा दिया है कि नहीं दिया है। ये तो हमको सब लगभग क्या कहते हैं विपरीतार्थक वाला जोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, विपरीतार्थक, दो विपरीतार्थक के दिखाई दे रहा है, बाकी समझी में नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देखिए, प्रश्न को कितने बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। तत्सम की दृष्टि से युग्म है। देखिए यहां पर आप हर प्रश्न को देखिए, यहां पर भी दो पद है, 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 यानी दो दो पद चारों विकल्पों में दिए हैं। अब वो आपसे तत्सम या तद्भव नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इन चारों विकल्पों में से ऐसे विकल्प का चयन करना है, ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें जो युग्म दिया हुआ है, युग्म का मतलब भैया क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी जहां जो जोड़ा दिया है वो दोनों ही जोड़े में जो पद प्रयुक्त हुए हैं या शब्द दिए हुए हैं वो दोनों ही शब्द किसके हों, वो दोनों ही शब्द तत्सम के हों, वो दोनों ही शब्द तत्सम के हों। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, अच्छा तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, सॉरी तत्सम की दृष्टि से अगर अशुद्ध है तो ये दोनों ही पद किसके होंगे, तद्भव के होंगे। मैंने आगे ध्यान नहीं दिया, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है तो यानी दोनों ही पद तद्भव के, यानी आपको उस युग्म को चुनना है, उस जोड़े को चुनना है जिस जोड़े में जो दो शब्द आ रहे हैं दोनों ही शब्द जो हो वो तत्सम के तद्भव के हों, तद्भव के हो। ठीक है, अब जरा हम एक बार देखते हैं, अब जरा हम एक बार देखते हैं विकल्प को। तो दीक्षा और परीक्षा, देखिए साथियों एक बिंदु के रूप में हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि यदि किसी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द में हो जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में बताया था। संयुक्त व्यंजन जो कि क्या क्या होते हैं भैया, वो होते हैं छ, त्र, ज्य, श्र, छत्र, ज्य और श्र, ये चार क्या होते हैं आपके, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये चार क्या होते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमने आपको एक पॉइंट में लिखवाया था ये हमेशा नहीं होता लेकिन बहुधा होता है, प्रायः होता है, ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि यदि किसी पद में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हो रहा है या कोई शब्द है जो संयुक्त व्यंजन के मेल से बन रहा है, संयुक्त व्यंजन के मेल से बन रहा है, तो ऐसा पद जो होता है वो प्रायः ऐसा पद जो होता है वो तत्सम के अंतर्गत चला जाता है। किसके अंतर्गत चला जाता है, तत्सम के अंतर्गत चला जाता है। तो एक पहचान आपके सामने और बढ़िया हो गई, एक पहचान आपके सामने हमने और बता दी कि तत्सम में किसका, अगर कोई संयुक्त व्यंजन आ रहा है, छत्र, ज्ञ, आ रहा है और आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, पहचान में नहीं आ रहा है और आपको तुक्का ही लगा रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा में ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे प्रश्न आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सारे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बहुत उस स्तर की है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब प्रश्न नहीं आते, हमें कुछ प्रश्नों पर क्या करता होता है, डाउट होता है, तो उसमें हम रिस्क लेते हैं। तो रिस्क भी जो होता है वो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा तो ऐसे ही आंख बंद करके लगा दिया, नहीं ना, आप लॉजिक के साथ लगाएं, कोई भी चीज लगाएं तो लॉजिक के साथ लगाएं। तो ये एक लॉजिक का पॉइंट है जो मैंने आपको दिया कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपसे तत्सम पूछा है या तद्भव पूछा है तो आप सिर्फ ये देखो कि क्या उन पदों में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है या नहीं है। अगर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है तो कुछ नहीं आ रहा तो आप उसमें तत्सम लगा दीजिए, उसमें क्या लगा दीजिए, तत्सम लगा दीजिए। और यदि संयुक्त व्यंजन नहीं पूछ रहा है तो आप उस पद को देख लीजिए जहां पर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ऐसे पद को आप उठा करके तद्भव कर दीजिए। प्रायः ऐसा पाया गया है कि ऐसे प्रश्नों के आंसर सही होते हैं, प्रश्नों के आंसर सही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है तो ऐसे पद जो है वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए यहां पे देखिए छा और छा दोनों दिए गए, तो यहां से ये दोनों ही कैसे हो गए भाई, तत्सम के हो गए, तत्सम के हो गए, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए शूकर और बलीवर,
सूकर और बलिवर्द। तो ये दोनों भैया संस्कृत के पद है, संस्कृत के पद है। अगर आप हिंदी में बोले ना तो यार ध्यान रखिएगा, सूकर मतलब होता है सुअर, ठीक है, और बलिवर्द मतलब होता है बैल, बलिवर्द मतलब होता है बैल। हिंदी के ये पद होते हैं, सूकर, ठीक है, सुअर और बैल, यानी ये हिंदी का पद ही नहीं, संस्कृत का पद है। तो अगर संस्कृत का पद है तो तत्सम होगा ही, तत्सम होगा ही। तो ये आंसर भी आपका हट गया, ये आंसर भी हट गया, ठीक। अब जरा इसको देखिए, वरिष्ठ और कनिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ और कनिष्ठ, इसको भी याद रखिएगा। मैंने आपको एक चीज और पॉइंट, वहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं कि क्लिष्ट शब्द, हिंदी में प्रयुक्त क्लिष्ट शब्द, क्लिष्ट या क्लिष्ट, ठीक है, क्लिष्ट शब्द, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हिंदी में कठिन शब्द। हिंदी में प्रयुक्त थोड़े कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बड़े कठिन होते हैं लिखने या बोलने के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्लिष्ट का मतलब हो गया कि उसमें कुछ हिंदी के व्यंजन ऐसे होंगे जिनका प्रयोग स्वर रहित रूप में होगा। स्वर रहित रूप का मतलब हो गया आधे वर्ण का प्रयोग होगा, आधे व्यंजन पदों का प्रयोग होगा। तो ऐसे वर्णों का उच्चारण प्रायः क्लिष्ट माना जाता है, कठिन हो जाता है, सामान्य रूप से वो उच्चारित नहीं हो पाते। तो उनको बोलने के स्वरूप में क्या हो जाता है, एक परिवर्तन हो जाता है, बोलने के स्वरूप में एक परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन के स्वरूप जो पद हम लोग बोलने लगते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में आ जाते हैं, जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, उन्हीं परिवर्तित हुए शब्दों को हम क्या बोल देते हैं, तद्भव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तद्भव बोल देते हैं। तो ऐसे जो कठिन शब्द होते हैं जिनका उच्चारण संभव नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम प्रायः किसके अंतर्गत रखते हैं, ऐसे शब्दों को भी हम तत्सम के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, तत्सम के। यानी क्लिष्ट अथवा कठिन शब्द जो होंगे, क्लिष्ट अथवा कठिन शब्द जो होंगे हिंदी के, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तत्सम के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वरिष्ठ और कनिष्ठ, ये भी क्लिष्ट शब्दों, क्लिष्ट होने के कारण ये भी किसके अंतर्गत आ गए, तत्सम के अंतर्गत आ गए, तत्सम के अंतर्गत आ गए। अब बचा विकल्प हमारा सी, तो देख लीजिए कपूत और सपूत, ये परिवर्तित स्वरूप है, परिवर्तित स्वरूप है। अब यदि हम लिखें तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, कुपुत्र, कपूत का तत्सम कुपुत्र और सपूत का तत्सम सुपुत्र। अब जरा आप अपने लॉजिक को भी चेक कर लीजिए। मैंने आपको कहा था कि संयुक्त व्यंजन यदि कहीं पे आ जाता है, त्रा, देखिए सुपुत्र में त्रा आ रहा है, कुपुत्र में त्रा आ रहा है, सुपुत्र में त्रा आ रहा है, कुपुत्र में त्रा आ रहा है। अगर दोनों में त्रा आ रहा है, दोनों में त्रा आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है ये सुपुत्र और कुपुत्र दोनों के पद कैसे हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। और कपूत और सुपूत तत्सम के परिवर्तित होने के कारण उसका तद्भव रूप हो जाएगा। कैसा रूप हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का साथियों सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कपूत और सपूत। कपूत और सपूत जो है वो तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना। हमारा अगला प्रश्न है गधा का तत्सम रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथियों मतलब सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछा जाता रहा है। तो विकल्प देख रहे हैं, विकल्प ए गधा, बी गंधर्व, ठीक है, डी गर्धव और डी गर्धव, ठीक है। तो अब ये देखिए ये यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी गर्धव, गर्धव, ठीक है, गर्धव इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक शब्द यहाँ पे जरा देख लीजिए, ये गंधर्व, गंधर्व कोई पद नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको संशोधित कर दे तो गंधर्व हम लिख सकते हैं, गंधर्व एक सार्थक पद हो जाएगा। बाकी तो है नहीं, गधा देखिए ये पर्यायवाची हो जाएगा और ये तो कोई सार्थक वर्तनी ही नहीं है, ये कोई वर्तनी ही नहीं है, ठीक। अब अगर इन बाकी प्रश्नों को हम देख लें तो गंधर्व पर्यायवाची कहीं ना कहीं सूर्य या देवता का हो जाता है, ठीक है, एक पर्यायवाची के रूप में लेते हैं गंधर्व। वैसे गंधर्व एक योनि, एक श्रेणी होती है, ठीक है, गंधर्व दोनों में अंतर होता है, ठीक है, गंधर्व अंतर होता है, लेकिन बहुधा इसका प्रयोग हम लोग
देवताओं के संदर्भ में कर लेते हैं। गंधर्व का मतलब होता है वैसे देवता जो नृत्य और गायन से संबंधित है, ठीक है। नृत्य, गायन, संगीत, इन सब से संदर्भ जो श्रेणी होती है, नृत्य, गायन और संगीत, इन सब से संबंधित श्रेणी और या संबंधित देव जो होते हैं उन्हें हम गंधर्व के नाम से जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? गंधर्व के नाम से। जैसे हम लोग देखें, हम लोगों ने पढ़ा होगा उर्वशी, ठीक है, रंभा, मेनका, ठीक है। तो ये जो अप्सराएं होती थी, ये जो अप्सराएं होती थी, इन्हें हम गंधर्व के नाम से जानते थे। गंधर्व, ठीक है, गंधर्व कन्या बोलते थे ना, गंधर्व कन्या। तो याद रखिएगा, एक संदर्भ में विस्तृत अर्थ में अगर ये गंधर्व पद आएगा तो वो सूर्य देवता का पर्यायवाची हो जाएगा। और गधा तो गधा का पर्यायवाची होता ही है भाई, गधा। हम लोग गधा भी बोल देते हैं भाषा में, परिवर्तित स्वरूप में गधा को गधा भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके पर्यायवाची के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द है। ए पिया, डी प्रेम, सी प्रिया और डी प्यार, ठीक है, प्यार। तो साथियों, प्रिय का यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न है। विकल्प में जो तो कंफ्यूजिंग विकल्प है, देखिए प्रेम और प्यार तो प्रिय से नहीं लेना देना, ठीक है। प्रिय यहाँ पर चूंकि ये व्यक्तिवाचक पद है, व्यक्ति प्रधान पद है, व्यक्ति प्रधान पद है, ठीक है, संज्ञा पद है। और प्रेम और प्यार जो है वो, प्रेम जो है वो एक क्रिया, ठीक है, क्रिया का पद है। तो ये यहाँ से संदर्भित नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो दो विकल्प तो हमारे हट गए, दो विकल्प तो हमारे हट गए। अब जो बच रहा है क्या, क्या लगाएं भाई, पिया लगाएं कि प्रिया लगाएं? तो अब आपको तद्भव बताना है, तद्भव बताना है। तो हम आपके सामने अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख दें कि भैया पिया और प्रिया, पिया और प्रिया में तद्भव कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो आपको बस एक चीज यहां देखनी है। वो क्या देखनी है? तद्भव का मतलब होता है ऐसा शब्द जो हिंदी के जैसा हो, हिंदी के जैसा हो। हिंदी के जैसा मतलब संस्कृत से परिवर्तित होकर के बना हो, संस्कृत से परिवर्तित होकर के बना हो, हिंदी के जैसा हो। तो अगर इन दोनों में कहेंगे तो आप बेझिझक एकदम मन से बोल दोगे कि यार यहाँ तो ये क्या है, क्लिष्ट आधे अधूरे शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये संस्कृत का ही पद होगा, संस्कृत का ही पद होगा। तो ये प्रिया ना होकर के हम पिया को ले लेंगे, पिया को, हिंदी का। बस हमने कहा ना, मोटी मोटी चीज आपको पहचाननी है। तद्भव मतलब हिंदी से समानता रखे और तत्सम मतलब संस्कृत के जैसा दिखे, संस्कृत से समानता। बस आपका चीज, आपका आंसर निकल आएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो तद्भव हिंदी से समानता रखने वाला पद पिया हो गया, पिया हो गया। आंसर आपका हो जाएगा ए पिया, ए पिया हो जाएगा। बताइए, हो गया तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप है, ठीक है। तो विकल्प ए पंछी, बी पखेरु, ठीक, और सी पंख, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो इस विकल्प को अभी हटा देते हैं। तो तीन ही विकल्प हैं आपके सामने। पक्ष का तद्भव रूप है, तो ये ध्यान रखिएगा, पक्ष का तद्भव रूप। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पंख, ठीक है, पंख। और ये पंछी और पखेरु जो है, ठीक है, पंछी और पखेरु ये दोनों ही तद्भव, तद्भव मतलब के अंतर्गत नहीं है, ये तत्सम के रूप में हो जाएंगे। और ये पखेरु जो है ये पंछी का या पक्षी का, पक्षी का ही ये दोनों पद क्या है, पर्यायवाची है। पक्षी के ही दोनों पद क्या है, पंछी और पखेरु, ये पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी पंख, डी पंख, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विकल्प ए स्कंध, बी कपोत, सी ईर्ष्या और डी हल्दी, डी हल्दी, ठीक। तो यहां पर देखिए आपसे पूछ रहा है तत्सम नहीं है, यानी प्रश्न पूछ रहा है कौन सा तद्भव है। आपको फिर से तद्भव बनाना है, तद्भव बनाना है। तो अब फिर से आप देखो, हिंदी तद्भव मतलब हिंदी के जैसा शब्द, हिंदी के जैसा शब्द। जरा विकल्प देख लो। अब स्कंद देख लो भाई, इसमें क्लिष्ट शब्द हो गया, आधे अधूरे वर्ण आ गए।
तो ये तो हो गया भैया तत्सम, ये क्या हो गया तत्सम, ये तो नहीं है, हट गया विकल्प, हट गया। कपोत, अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको लेकर के आपको भैया दिख नहीं रहा है, कह दो भैया क्लिष्ट दिख नहीं रहा, सामान्य रूप से प्रयोग हुआ है, चलो इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, अभी छोड़ देते हैं। ईर्ष्या, फिर से देखिए आधा अधूरा शब्द, ऊपर ये ना उड़ गई आधा, तो ये हट गया। अब हमारे सामने दो बचे, कपोत और हल्दी, ठीक। अब आप देखिए हम लोग हिंदी में दैनिक जीवन में प्रयोग सामान्य रूप से किसका करते हैं? कभी आपने सामान्य भाषा में कपोत शब्द को सुना है? कभी नहीं सुना। लेकिन हल्दी डेली जीवन में हम लोग का ऐसा हो ही नहीं सकता, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं और उसमें हल्दी ना पड़ी हो, ठीक है, नहीं पड़ी होगी तो माता जी कहेंगे जाओ भैया बाजार से क्या ले आओ, हल्दी ले आओ, यही तो बोलती हैं। तो दैनिक जीवन में हमारे जीवन की प्रयोग भाषा में है, तो हल्दी जो होगा वो कैसा हिंदी का पद हो जाएगा, हल्दी जो है वो हिंदी का पद हो जाएगा, तो ये कैसा पद हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। देखिए इसी से हम आपको कुछ नहीं कह रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप देखो दैनिक जीवन में प्रयोग किसका है, किसका है। अभी हम इसका भी बताएंगे, ये प्रयोग नहीं है, ये तत्सम है, इसका दैनिक जीवन में प्रयोग जो शब्द कर रहा है वो कौन सा है? तो वो होता है कबूतर। अब देखो, अब हम लोग हमेशा बोलते हैं कबूतर, अब हम कहेंगे इसका प्रयोग करते हो तो कहोगे हाँ करते हैं सर। कपोत का नहीं करते क्योंकि कपोत संस्कृत का पद है, परिवर्तित होकर के जो हमने हिंदी में स्वीकार किया वो पद था कबूतर, तो कबूतर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तद्भव। ये क्या होगा? तद्भव, और इसका शब्द ये हो जाएगा तत्सम, ये भी हो गया तत्सम। बताइए भाई हो गया कि नहीं हो गया? बढ़िया हो गया, आसानी से प्रश्न आपका निकाल दिया, ठीक। हल्दी, अब आप कहोगे सर जी हल्दी ठीक है दैनिक जीवन में, तो इसका तत्सम भी बता दो, तो लिख लीजिए परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हरिद्रा बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आपको सोते समय में कोई जगह के कहे, आपसे पूछ रहा सोते समय में सपना आया कि हल्दी क्या, आप बोलो हरिद्रा है, देखना ही नहीं है। आपसे पूछा नारियल क्या, बोलो नारिकेल है, बताना ही नहीं है। कुछ शब्द तो परीक्षा में अपने आप, मतलब उनके बिना जैसे कहते हैं पेपर पूरा ही नहीं होता है, तो रिपीट होकर के कहीं ना कहीं, जैसे 4 सेट बने तो यह ध्यान रखिए हल्दी हरिद्रा नारियल ये आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फिक्स है, क्वेश्चन आउट है, ठीक है, आते ही है, याद रखिएगा। हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, ठीक भाई। अच्छा स्कंद, आप कहोगे सर जी ये कहाँ सुना है? अरे ये नहीं सुना तो ये तो सुना है, कंधा। दीदी में प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो दैनिक जीवन में? कंधा, ठीक है। क्या हुआ सर? कंधा दर्द कर रहा है, ठीक है। कंधा जो होगा वो तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा। बोलो भाई पक्का? तो इसके विकल्प भी हमारे सामने हो गए, जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने परिभाषित कर दिया। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करपट शब्द का तद्भव क्या है? करपट का तद्भव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है करपट, ठीक। तो विकल्प देखिए, कतरना, बी कपाट, सी कपड़ा और डी कपट, ठीक है। तो करपट शब्द का जो तद्भव का देखिए सीधे अब ये देखिए याद करने वाला प्रश्न है, इसका तद्भव पूछा है तो आपको याद करना है। अब यहां पर जरा देख लो, अब इसमें भी कैसे पहचानोगे? अब हम इसमें भी आपको पहचान बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 100%। देखिए कितना बढ़िया विकल्प दिया हुआ है, जरा विकल्प देख लीजिए। विकल्प में यहां पर देखिए ये शब्द आया है ला, आया कि नहीं आया बताइए? ला। और ये रा जब है, हमने आपको प्रारंभ कराया था वर्णमाला से, जब स्टार्ट कराया था तो वर्णमाला से पढ़ाना प्रारंभ किया था। रा जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? इसको हम जानते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त, ये इसका नाम है। वही मैंने लिखाया था इसे नवीन व्यंजन भी बोलते हैं। अब यहां से चीजें आपकी देखिए, समग्रता से पढ़ने पर चीजें आसान हो जाती हैं। मैं आपको कहता रहा हूं कि परीक्षा में उतरने के समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने उस विषय का एक बार पूरी तरीके से अध्ययन किया हो। कई बार परीक्षार्थियों का क्या होता है, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल तक तैयारी करते रहते, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कारण क्या होता है? कारण देखिए आज के समय में 2 कारण है, मैं दोनों चीजें कहता हूं।
ओपन प्लेटफॉर्म है, छात्रों की बात रखने का हमें पूर्ण अधिकार है। ठीक, एक तो सरकार की उदासीनता जो छात्रों के जीवन को बर्बाद करे दे रही है। ठीक, एक कोई समय नहीं है, भर्ती होती है, पेपर होता है, पेपर नोटिफिकेशन आया, पेपर पता नहीं कब होगा, साल महीने 6 महीने बाद हो जाएगा, तो पता नहीं उसकी आंसर की कब आएगी, आंसर की भी आ जाएगी तो पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। ऐसी उदासीनता लड़कों के प्रति, मतलब सरकार का नकारात्मक भाव। ठीक है, एक तो ये चीज परेशान करती है, दूसरा जब कभी आती है, जो कभी भर्ती आती है, तो कुछ लड़कों को क्या होता है कि भैया जब भर्ती आएगी तभी हम पढ़ेंगे। तो उस समय आप यदि पढ़ते हो तो 2-4-5 महीने में आप उस छात्र से कैसे कंपीट कर सकते हो जो पिछले 4-5-6 साल से लगातार तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब लगे हुए में भी क्या है, लगे हुए में एक छात्र वो है जो आज गए, यहां पढ़ा, फिर कोचिंग 2 महीने छोड़ के घर चले गए, फिर वहां पढ़ा, फिर 4 महीने बाद आकर के वहां पढ़ लिया, दूसरी जगह पढ़ लिया। तो होता क्या है कि उनका कभी भी कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, एक बार पूरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाता, छूटा रह जाता है। आज पता चला यहां पे कुछ पढ़ करके गए, जब तक वहां आगे पढ़ाई छोड़ के गया, दूसरा बैच किया, फिर से वहीं से मिल गया, तो जो चीज छूट गई थी वो मिली ही नहीं, या जब बैठे तो उतनी मन से पढ़ाई हुई नहीं, मन ही नहीं लगा, एक बार पढ़ तो चुके हैं यार, हो जाएगा, दोबारा बैठ, अरे यार ये तो हो चुका है, और उस चक्कर में क्या होता है, वो बन जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, थोड़ा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ठीक, तो कभी कभी तो बन जाता है, कुछ परीक्षा निकल गई लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। तो ये क्या होता है, समग्रता के साथ अध्ययन। ठीक है, आपने एक बार अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर, अब आप उसको रिवाइज करिए। जब आप कनेक्टिविटी सीख जाते हैं, जब आप एक चीज को, एक विषय को, पहले तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, जैसे हम आपको कनेक्ट करके, हमारा हमेशा ही है, हम पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं हम पर्यायवाची, हम कहां से वो जुड़ सकता है, पर्यायवाची में लिखा तो है नहीं कि पर्यायवाची का प्रश्न विलोम में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा लिखा होता है क्या? नहीं हो सकता, वो प्रश्न विलोम में पूछ दे। विलोम का कोई हम तत्सम प्रभाव बता रहे हैं, यहां हम आपको बताते चल रहे हैं कि इसका पर्यायवाची है, तो जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं सीखते हैं तब तक आप एक छात्र तो हैं लेकिन एक प्रतियोगी छात्र नहीं है। प्रतियोगिता का मतलब ही क्या होता है कि याद नहीं करना है, एट अ टाइम माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो है दिमाग की तार्किकता है उसको आपको चलाना है, उसका आपको प्रयोग करना है। सब चीजें आपको मैं कहता हूं परीक्षा हाल में नहीं आएंगी, लेकिन वहां पे अपने मस्तिष्क का, दिमाग का प्रयोग करके नहीं आती हुई चीज का भी आंसर आप कैसे निकालेंगे, यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पे देखें, जैसे अब हमने कहा, हमें जैसे मान लो हमें आ ही नहीं रहा है, इस प्रश्न का नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा आंसर, क्या होगा? तो हम यहां पर अब देखेंगे, देखो नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी हम देखेंगे यहां पर सिर्फ ये रा जो है सिर्फ एक पद में प्रयोग हुआ है, जो क्या है, नवीन व्यंजन है। और ये हम आपको बता चुके हैं भाई कि नवीन व्यंजन है तो इसका प्रयोग तत्सम में तो नहीं होगा, संस्कृत के पदों में, संस्कृत की वर्णमाला में नहीं होगा, क्योंकि नवीन व्यंजन है तो वो हिंदी का होगा, और यदि हिंदी से समानता रखने वाला कोई पद होगा तो वो कैसा होगा, तद्भव का होगा। बोलो भाई कैसा होगा, तद्भव होगा कि नहीं होगा? तो अब यहां पे आपसे तद्भव पूछ रहा है, ला आपको विकल्प में दे दिया है, यानी एक ही विकल्प में ये दिया है, तो इसका मतलब ये 3 विकल्प नहीं होंगे, यही आपका आंसर हो, खत्म काम हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, अब ये पद इतना बढ़िया दिया, कपाट, देखो अब इसका भी बनाएंगे तो बहुत, देखो कितना बढ़िया पद आ गया, कपाट। यहां भी देखो ये आ गया ला, मिला कि नहीं मिला, ला मिल गया, यानी ला कैसा हो गया, ला देखो उच्छेद नवीन व्यंजन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी तद्भव बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, तद्भव बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कपड़ा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए मल्लाह, बी केवट, सी नाविक, डी केवल। ठीक, तो इसको रट लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए
कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है बी केवट, बी केवट। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा ये मल्लाह, नाविक और कैवर्त ये तीनों केवट के पर्यायवाची होते हैं। केवट के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं तो याद रख लीजिए, कैवर्त, मल्लाह और नाविक। नाविक ये तीनों क्या, ये कैवर्त के पर्यायवाची हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है गृध शब्द का तत्सम रूप है। गृध शब्द का तत्सम रूप है। विकल्प ए गीधना, बी गृध, सी गीधी, डी गीध, डी गीध। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा डी गीध, डी गीध हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। गृध का तद्भव रूप होगा गीध। ठीक, अब कई लोगों के सामने सर जी ये होता क्या है, जान लीजिए कि गृध जो होता है, गृध जो होता है वो गिद्ध को बोलते हैं। गिद्ध तो सुने होंगे, गिद्ध सुने होंगे, गिद्ध को ही गीध बोलते हैं, गिद्ध को ही गीध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। ए मच्छिका, बी माछी, सी मच्छी और डी मच्छिका। अब जरा फिर से देखो यार, बताओ कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन निकल गया। तत्सम रूप पूछ रहा है और जरा इसमें से देखो तो आपको ये विकल्प डी जो दिख रहा है, जो इसका आंसर भी है, जो कि इसका आंसर भी है, सिर्फ उसमें देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है जो मैंने आपको लिखवाया है। छा, छा क्या है भैया, छा क्या है, छा है संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। और यदि संयुक्त व्यंजन है तो मैंने लिखवाया है कि संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से बनने वाला पद प्रायः कैसा होता है, वो प्रायः तत्सम होता है। क्या होता है भाई, तत्सम होता है। ठीक है, तो मक्खी का तत्सम रूप हो जाएगा डी मच्छिका, मक्खी का तत्सम रूप हो जाएगा मच्छिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, मैंने आपको बोला था देखिए ये, और ये जानिए जानबूझ के नहीं रखे गए, ये परीक्षा में आते रहे हैं, बार बार परीक्षा में रिपीट होने के कारण हमारा ये भी दायित्व है कि हम आपको वो प्रश्न दें जो सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, सीधे सीधे, ना कि हम ऐसी सीट बना दें ज्ञान दिखाने के लिए कि आपको उसका एक भी प्रश्न ही ना आए, आपको उसका एक भी प्रश्न ही ना आए, तो उससे कोई वो सार्थक नहीं है, पढ़ाना भी हमारा सार्थक नहीं है, पढ़ने की भी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी, वो एकदम ऐसे ही बेकार हो जाएगा। तो हल्दी का तत्सम रूप क्या है, ए हरद्रिका, देखिए तो बर्तनी ही नहीं है, हटा दीजिए। विकल्प देखिए इस तरीके के ही बनते हैं। क्या है हरद्रिका, कभी सुने हो, आई नहीं। अब ये है हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा, हट गई। अब दिक्कत इन दोनों में आएगी अगर आपने सावधानी से नहीं पढ़ा है कि सरजी बड़ी होती है कि छोटी होती, तो आपको याद रखना पड़ेगा हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज जो हमारा तत्सम तत्वों की श्रृंखला के है, अभी भी बहुत से प्रश्न इसमें बाकी हैं। ठीक है, तो जिनको पूर्ण कराना अभी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक, हो पाएंगे तो 2-4 हो पाएंगे, और लेकिन अभी इसमें मेरे ख्याल से 20-25 प्रश्न और हैं। कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए थे, तो इसी के आगे से, ठीक है, इसी क्रम को हम बहुत ही शीघ्र ही जल्दी ही क्लास लेकर के आगे अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे और आपके सामने पुनः एक बार इसके आगे से उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि चूंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, आ चुकी है और इनके पेपर भी प्रारंभ होने ही वाले हैं, तो आप लोग इस आधार पे, जैसे हमने आपको एक तरीका बताया है, इस आधार पे अपनी पढ़ाई को मतलब पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा से, फिर मैं आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि वोकैब को फोकस करें, हाई कोर्ट और जीडी को ध्यान में, परीक्षा के ध्यान से इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक नंबरों को ला पाए। तो इसके आगे से अपनी आगे की चर्चा को हम अपनी अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं और आज की अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।